जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ साइंस सीरीज इन 30 डेज ईएपीएफ क्रैश कोर्स। देखिए इसमें हम चार टॉपिक पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। योर थॉट बिकम्स थिंग्स। देखिए, आप जो कुछ भी आप सोचते हैं आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है उसका। आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसका विजन सबसे पहले आपके थॉट में आता है, और जब आप उसको विजुअलाइज करने लगते हैं तो आपके साथ वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगता है। आई होप इसका आपको सेंस समझ में आ रहा होगा। इसी थॉट के साथ हम अपने लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सरफेस टेंशन। देखिए, एग्जाम व्यू पॉइंट से इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप थोड़ा अटेंटिव रहें। कोहेसिव फोर्स। देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सॉलिड मॉलिक्यूल्स हो गए या लिक्विड मॉलिक्यूल्स हो गए, लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है उन दोनों के बीच में, वो हम उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। एक पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है कि कोहेसिव फोर्स की वजह से ही सॉलिड्स जो होते हैं उसके फिक्स शेप होते हैं, और ये नेग्लिजिबल होता है गैसेस के केस में। एडेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में, उसको हम एडेसिव फोर्स बोलते हैं। और इस एडेसिव फोर्स की वजह से बॉडी जो है दूसरे बॉडी के से स्टिक करती है। देखिए, सेम मॉलिक्यूल्स में तो कोहेसिव फोर्स है, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट सब्सटेंस के तो एडेसिव फोर्स है। नेक्स्ट हमारा सरफेस टेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट। देखिए, सरफेस टेंशन से आप बस इतना समझिए कि किसी भी बॉडी का टेंडेंसी वो अपने फ्री सरफेस एरिया को एकदम मिनिमम रखे, ताकि उसमें प्रेशर जो है उसमें कम लगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सरफेस टेंशन में कि लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं, क्योंकि स्फेरिकल शेप में लिक्विड वाटर का सरफेस एरिया होता है वो सबसे मिनिमम होता है। नेक्स्ट हमारा सरफेस टेंशन का फार्मूला फोर्स अपॉन टेंशन जो है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। वर्क डन में आप इसको जूल पर मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट आप याद रखेंगे। सरफेस टेंशन से आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि लिक्विड जो है सरफेस टेंशन का डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जीरो हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है कैपिलियरिटी। देखिए, किसी भी लिक्विड में अगर हम कैपिलरी ट्यूब को डालते हैं तो एक फेनोमेनन होता है, लिक्विड या तो नीचे जाता है या तो ऊपर जाता है, तो इसी फेनोमेनन को हम कैपिलियरिटी बोलते हैं। किस हाइट तक लिक्विड जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कैपिलरी ट्यूब में, ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि कैपिलरिटी जो है फेनोमेनन, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बोथ। देखिए, एग्जाम व्यू पॉइंट से आपसे डायरेक्ट सरफेस टेंशन पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसके एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इलस्ट्रेशंस आएंगे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल्स थ्रू कैपिलरी एक्शंस। उसके जो रूट्स नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले कैपिलरी ट्यूब होते हैं, उनके थ्रू वो वाटर को सक करते हैं फ्रॉम द सॉइल। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑयल विक है, लैम्प में राइज करता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस। Melted wax है that also rises by capillary action. Bubbles of soap solutions are big because addition of soap decreases the surface tension of the water. तो ये कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख लेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से। सारे ही एग्जांपल्स आप इंपॉर्टेंट है। मैं ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम आई एम नॉट कवरिंग ऑल, बट यू कैन रीड गो थ्रू इट थ्रू द PDF थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जब केरोसिन ऑयल हम स्प्रिंकल करते हैं वाटर पे, ये एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन का, कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम केरोसिन ऑयल स्प्रिंकल करते हैं वाटर पे, सरफेस पे, तो उसका सरफेस टेंशन जो है वाटर का वो डिक्रीज हो जाता है, और इस वजह से लार्वा ऑफ मॉस्किटो जो फ्लोट करते हैं सरफेस वाटर में, वो डाई करते हैं ड्यू टू सिंकिंग। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब आप समझिए रिलेटिव मोशन का अपोजिशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड और गैस को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। ये एक फोर्स है जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। देखिए, विस्कोसिटी ये दोनों ही लिक्विड और गैसेस दोनों का ही ये प्रॉपर्टी है। लिक्विड में विस्कोसिटी कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, गैसेस में डिफ्यूजन वजह से होता है बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लेयर टू द अदर लेयर। गैसेस में विस्कोसिटी बहुत कम होता है लिक्विड से, और सॉलिड्स में विस्कोसिटी नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी जो लिक्विड का वो घटता है, पर गैस का बढ़ता है। ऐसा यूनिट आप याद रखेंगे, डेकापॉइस बोलते हैं या पास्कल सेकंड बोलते हैं। नेक्स्ट इज टर्मिनल वेलोसिटी। जब कोई बॉडी विस्कस मीडियम में फॉल करता है तो सबसे पहले उसका वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करता है, फिर फाइनली एक कांस्टेंट हो जाता है। तो जब कांस्टेंट हो जाता है तो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी स्फेरिकल बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर फ्लूइड इज फ्लोइंग इन सच अ मैनर दैट वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम एट ऑल द टाइम, तो उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे। देखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो का आसान भाषा में मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट ऑल द टाइम, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। नेक्स्ट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी जब तक फ्लूइड मोशन स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, दैट इज द
दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ द क्रिटिकल वेलोसिटी। इसमें आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि फ्लूइड का अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो उस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन बोलेंगे, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो फ्लो उसका टर्बुलेंट होगा। नेक्स्ट इज इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो रेट ऑफ फ्लूइड जो है वो डिपेंड करेगा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी फ्लो का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो उसका जो फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। और अगर वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है लिक्विड का, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ फ्लो जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द density of the fluid and not on the viscosity. Very important point, keep this in mind. Next is Bernoulli's theorem. देखिए Bernoulli's theorem कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। इसका मतलब आप देखिए इसमें एग्जाम में क्या आएगा कि एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस क्या आएगा बर्नौलीज थ्योरम पे कि एक पॉइंट पे इस फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ पे m1v1 था और नेक्स्ट पॉइंट पे m2v2 था। कोई एक वैल्यू आपको अननोन रहेगा, बर्नौलीज थ्योरम प्रिंसिपल का यूज़ करके आप वेलोसिटी निकालेंगे या दूसरे बॉडी का मास निकालेंगे वहाँ पे। तो ऐसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बर्नौलीज थ्योरम को बोलते हैं। आप डिटेल इसका पढ़ सकते हैं पीडीएफ में, तो ऐसे करके आप बर्नौलीज थ्योरम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिसिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहें। इलास्टिसिटी जो है इलास्टिसिटी जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के बारे में बताता है कि बॉडी अक्वायर कर सकता है ओरिजिनल शेप एंड साइज जब हम उसको डिफॉर्म करते हैं। इसका मतलब आप समझिए, आप इलास्टिक रबर ले लीजिए और आप उसको एक फोर्स से स्ट्रेच करिए, फिर आप देखेंगे कि रबर जो है वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और मटेरियल इज द इलास्टिसिटी, कि it has the capacity to return to its original shape and size after the removal of force. Next is elastic limit। देखिए द मैक्सिमम वैल्यू डिफॉर्मेशन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है जब अप टू विच मटेरियल शोज इलास्टिक प्रॉपर्टी, उसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस एंड रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन इज स्ट्रेन। नेक्स्ट इज हुक्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल्स टू ई कांस्टेंट। यहाँ पे ई जो है वो इलास्टिक कांस्टेंट है। हुक्स लॉ देखिए आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस दे देगा, कांस्टेंट दे देगा, ई स्ट्रेस दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रेन लिमिट ऑफ दैट आर्टिकल या पर्टिकुलर मटेरियल, एंड ई का वैल्यू आपको दे देगा। तो ऐसे आप यूज़ करके हुक्स लॉ से एक क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और पास्कल भी बोला जाता है इसको। इलास्टिक कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट हैं, आप तीनों याद रखेंगे। यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। बल्क कांस्टेंट ये वॉल्यूम स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कांस्टेंट है। एंड रिजिडिटी कांस्टेंट ये टेंजेशनल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए जो भी एक पर्टिकुलर एनी मोशन जो रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल में मोशन ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ हैंड क्लॉक, या फिर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दीज आर ऑल periodic motion because it is happening after a regular interval of time। जैसे कि motion around the earth is around the sun, motion of earth around the sun is happening in every 24 hours। next is oscillatory motion। अगर पार्टिकल जो है एक फिक्स पॉइंट के हिसाब से, एक फिक्स पॉइंट के रिलेटिव में अपने मोशंस को रेगुलर इंटरवल पे ऑसिलेट करे, वाइब्रेट करे, तो दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और कंस्ट्रेंड ऑसिलेटरी मोशन। टाइम पीरियड, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है दैट इज़ द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय इन यूनिट इंटरवल टाइम इज़ फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, आप इसको बहुत अच्छे से समझें। टाइम पीरियड जो है वो बता रहा है एक कंप्लीट ऑसिलेशन, दैट इज़ टाइम पीरियड, एंड फ्रीक्वेंसी एक यूनिट इंटरवल में कितने ऑसिलेशंस वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। इसको हम ऐसा यूनिट है हर्ज, इसको हम हर्ज में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको तोड़ के अच्छे से आराम से समझेंगे। इफ़ अ पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट after a regular interval in such a manner that at any moment acceleration of the particle is directly proportional to its displacement। देखिए इस इतने का हम पहले मतलब समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में हमने एक स्प्रिंग बनाया है, एक ब्लॉक दिया है, एक ब्लॉक है, उसको हमने F फोर्स का एक एक्सेलरेशन दे दिया है। तो आप देखेंगे कि जैसे हम एक F फोर्स दे रहे हैं उसको, तो स्प्रिंग जो है वो खींच करके नीचे आएगा। नीचे की तरफ जैसे जैसे आएगा तो स्प्रिंग में भी एक टेंशन डेवलप होगा।
तो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा इस ब्लॉक को धीरे धीरे जैसे जैसे वो जितना नीचे आते जाएगा, खींचते जाएगा, स्ट्रेन होते जाएगा, वैसे वैसे जो स्ट्रिंग का फोर्स होगा जो ब्लॉक को अपवर्ड खींच रहा होगा दैट विल कीप इंक्रीजिंग। जैसे जैसे जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स क्वांटिटी, जो फोर्स जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं तो ब्लॉक जो है वो नीचे आ रहा है, धीरे जो एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर एक टेंशनल फोर्स जो स्प्रिंग का फोर्स है दैट इज एक्टिंग अपवर्ड्स, दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये क्या हो रहा है कि एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और हमने एक ब्लॉक को कांस्टेंट फोर्स दे रखा है एफ, दैट इज कांस्टेंट। लेकिन जो स्प्रिंग का फोर्स है जो ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है दैट इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स। क्योंकि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा फोर्स जो है वो और स्ट्रांग होता जाएगा, जो स्प्रिंग का फोर्स है दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, जब ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस केस में हमने यहाँ तक देखा कि इन सच अ वे दैट एट एनी मोमेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो यहाँ तक हमने समझा कि जो एक्सेलरेशन है वो इफेक्टिव फोर्स के कारण हो रहा है। दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो हमने एफ फोर्स नीचे की तरफ दे रखा है और दूसरा फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है ब्लॉक को ऊपर की तरफ। तो इस वजह से एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट फिक्स पॉइंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, देन द मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए अब क्या होगा कि एक टाइम के बाद ये जो टेंशनल फोर्स जो स्प्रिंग का है दैट विल बी डोमिनेटिंग द फोर्स दैट इज दिस फोर्स एफ, वो ग्रेटर देन एफ हो जाएगा। तो फिर इस केस में ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगा, क्योंकि टेंशनल फोर्स जो स्प्रिंग का है दैट इज गॉट मोर स्ट्रॉन्गर। तो वो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, दैट एक्स पोजीशन है एक्सट्रीम पे, तो फिर स्प्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगा। इन दैट केस अब जो फोर्स है, जब मीन पोजीशन जब तक आ रहा है तब तक इट इज़ ओके, बट क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है तो मीन पोजीशन पे आने के बाद भी ब्लॉक रुकेगा नहीं, वो और ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर जो इस बार जो फोर्स होगा जो स्प्रिंग लगाएगा ब्लॉक पे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ब्लॉक के ऊपर। तो इस केस में फिर जैसे जैसे स्प्रिंग डिस्प्लेस कर रहा है ऊपर की तरफ, तो टेंशन फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। तो ऐसे ही फिर वो जब तक वो टेंशनल फोर्स एक मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचेगा और नलिफाई नहीं करेगा, जब तक जीरो नहीं होगा फोर्स, वो ऊपर की तरफ जाते जाएगा। सिमिलरली दिस मोशन विल कीप ऑन हैपनिंग, और ये मोशन ऑसिलेट करते रहेगा। एंड दिस is the simple harmonic motion because it is happening around a fixed point and the displacement acceleration is always proportional to the displacement that is taking place. आई होप आपको इसका समझ आया होगा। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं। पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन से रिलेटेड, तो आपको कुछ पॉइंट याद रखना है कि जब एक पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कुछ फेजेस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो जब मीन पोजीशन पे पार्टिकल होता है तो वहाँ पे जो फोर्स होता है वो दैट इज़ नॉट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। देखिए अभी तो आप बोलेंगे सर आपने एफ फोर्स दिया था इसको, तो वो हमने दिया था इसको एक मोशन में लाने के लिए, पर ये इस पर इफेक्टिव फोर्स जो टेंशनल फोर्स जो स्प्रिंग का है, बाकी जो फोर्स है एक्स्ट्रा, तो इन दैट केस जब वो सिंपल हार्मोनिक होता है तो इस फेज में जब मीन पोजीशन पे बॉडी होती है तो सारे फोर्सेस नलिफाई हो जाते हैं। इस पोजीशन पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो भी ज़ीरो हो जाता है। वेलोसिटी जो होती है मीन पोजीशन पे पार्टिकल की वो एकदम मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। आप इसका ध्यान रखेंगे। सिमिलरली जब एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम तो एक्सट्रीम पोजीशन में, देखिए ये है हमारा नेक्स्ट डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए कि जब एक्स पॉइंट पे है तो ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है और जब नॉर्मल है दैट इज़ द मीन पोजीशन। तो जब पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उस केस में क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है पार्टिकल का वो मैक्सिमम होता है, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी इस केस में ज़ीरो होती है क्योंकि उसके बाद वो पार्टिकल और नीचे नहीं जाता, फिर वो ऊपर की तरफ खिंचता जाता है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कीप इट इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट। Next is time period. Time period to complete one oscillation is
2 पाई अंडर रूट L/g। इससे आपको ये पता चलेगा कि टाइम पीरियड अगर किसी ऑसिलेटरी मोशन का है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। अगर आपसे पेंडुलम की बात की जाए, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, बट एग्जाम में आपसे पूछेगा कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब। तो ऐसा नहीं है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड ग्रेविटी। बस आप इतना ध्यान रखेंगे एग्जाम व्यू पॉइंट से। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। आई होप दीज लेक्चर्स आर मेकिंग सेंस टू यू इन योर क्विक रिविजन। स्टे ट्यून। थैंक यू।